वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट विद पूनम। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। ये हमारी 11वीं नंबर की वीडियो है। इससे पहले हमने 10 जो पेपर है उनको सोल्व कर लिया। अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। आज हम करेंगे 9 अक्टूबर 2020 जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया हुआ है उसको सोल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं कि डीआई दी हुई है। डीआई में एक टेबल दे के और आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं डीआई में क्या है। डीआई में है कि 5 विभिन्न क्षेत्रों, नाम तय क्या है उनका, जे, के, एल, एम और एन, वर्ष 2014 और 2019 के दौरान किसी परीक्षा में बैठने वालों को क्या कहेंगे हम, ए, और योग्य पाए गए को क्या कहेंगे, क्यू। अभ्यर्थियों की संख्या संबंधी आंकड़े निम्न तालिका में उपलब्ध है। तो तालिका के अनुसार आपको 1 से 5 तक क्वेश्चन जो आपको बताने हैं। ये आपको वर्ष दे दिए गए और ये जे, के, एल और एम और एन दे दिए गए। ए क्या है, ए है परीक्षा में बैठने वाले और क्यू है इसमें योग्य यानी कि जो क्वालिफाइड हुए उनके बारे में बताया गया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दी गई अवधि में एम क्षेत्र में, अब देखो एम कहाँ पे है, एम ये रहा, एम क्षेत्र में परीक्षा में बैठने वाले तो ये है और योग्य ये है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि परीक्षा में बैठने वाले यानी कि ये ए वाले और योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर बताना है कि दूसरा सबसे न्यूनतम यानी कि दूसरा सबसे छोटा कौन सा है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इन सब को आपको माइनस करना है। 420 में से 240 माइनस करना है। तो इसको आप माइनस करोगे तो आएगा 180। इसी तरह आगे वाले को 440, 830 इन सब को आपको माइनस करना है। जब 740 में से 330 माइनस करोगे तो आपका आएगा 410। फिर आप 830 में से 560 माइनस करोगे तो आपका आएगा 270। और फिर 930 में से आप करोगे 640 माइनस तो आपका आएगा 290। फिर आप करोगे 1140 में से 520 माइनस तो आपका आएगा 620। और फिर आप 1420 में से 1140 माइनस करोगे तो आपका आएगा 280। अब देखो इसमें सबसे कम कौन सा है, सबसे कम तो है 180, लेकिन हमें पूछा क्या गया है दूसरा सबसे न्यूनतम। तो दूसरा सबसे न्यूनतम कौन सा है, देखो आप, दूसरा है 270। अब देखो 270 कौन से पे आ रहा है, 14, 15 और 16 पे, तो 2016 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2017 में क्षेत्र के में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, वर्ष 2019 क्षेत्र के में तो परीक्षा में बैठने वाले और एल में क्या है, योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था। तो चलिए देखते हैं के और एल 2017 और 19। पहले तो के में 2017 का देखो, के कहाँ पे है, ये रहा के में परीक्षा में बैठने वाले 2017 में कितने हैं, 540 है, ये रहा 540। और 2019 में एल, पहले एल देखो, 2019 देखो इसका, और क्वालिफाइड यानी कि योग्य पूछा गया है तो योग्य कितना है 740। अब आपको क्या करना है, इनको काट देना है। इन सब को आप काटोगे तो आपका आंसर आएगा 72.97%। तो चलिए देखते हैं 72.97 यानी कि 73%
तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र रूप से पूरे वर्ष की तुलना में क्षेत्र n में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या क्या थी। तो चलिए देखते हैं n में परीक्षा में बैठने वाले छात्र। सबसे पहले आप n देखोगे, n में परीक्षा में बैठने वाले यानी कि ए वाले सब सारे वर्षों का पूछा गया, तो इन सबको आपको जोड़ना है। तो जब आप जोड़ोगे इनको तो 4830 आएगा। अब आपको पता है कि अनुपात पूछा गया है, तो अनुपात में जितने ये वर्ष है यानी कि जितने ये खाने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो हम क्या करेंगे 6 से इसको काट देंगे। 6 से आप काटोगे तो 805 आएगा। चलिए देखते हैं 805 कहाँ पे है। 805, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 में जे क्षेत्र में परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात। अब देखो 2014 में जे में पूछा है, अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात वर्ष 2016 में एम क्षेत्र में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में था। तो अनुपात पूछा गया है 2014 में तो जे का और 2016 एम का। अब ये ध्यान रखना है कि कौन से में योग्य पूछा गया है और कौन से में परीक्षा में बैठने वालों का पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो 2014 कहाँ पे, ये रहा। इसमें किसका पूछा गया है, जे का। जे में परीक्षा में बैठने वाले कितने हैं 320, तो हम यहाँ पे 320 लिख देते हैं। फिर क्या पूछा गया था कि एम देखो कहाँ पे, एम ये रहा। एम का पूछा कहाँ पे गया था 2016, तो ये 2016 रहा। इसमें क्या पूछा गया था कि योग्य पाए गए, तो योग्य कितने पाए गए थे 560, तो इसको हम 560 लिख देंगे। अब इनको आप काटोगे सबको तो आपका आएगा 4:7। चलिए देखते हैं 4:7 कहाँ पे है, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वर्ष 2018 और 19 के लिए एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या किस क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिकतम है। तो दूसरा सबसे ज़्यादा कौन सा है एक साथ योग्य पाए गए 2018 और 19। तो चलिए देखते हैं डीआई में 2018 और 19। ये रहा अपना 2018 और 19। तो चलिए देखते हैं योग्य कितने पाए गए थे। योग्य पाए गए थे पहले में 480 और 560। अब इनको जोड़ करो तो आपका आएगा 8 और 6 14, यानी कि पहले का तो आया 1040। इसी तरह आपको इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 1160। इसी तरह इन दोनों को जोड़ना है तो आएगा आपका 1420। इसी तरह इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1660 आएगा और इन दोनों का आएगा 1630। अब देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है। सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कि 1660 है, लेकिन दूसरा पूछा गया इसमें, तो दूसरा है अपना 1630। तो 1630 देखो किस में है, 1630 है एन में। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर। सोलह सौ 30 था अपना एन में, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक और छात्र क्या है आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा। तो
ये देखो, ये जो शिक्षण के स्तर यानी कि शिक्षण के जो चर दिए हुए हैं उनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण के 3 स्तर है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। जो मेमोरी लेवल है वो सबसे लो लेवल माना गया है, जिसमें जैसे हम देखते हैं कि इसमें छोटे बच्चों को लिया जाता है और उसमें इनको बिल्कुल रटाया जाता है। ये सबसे निम्न श्रेणी का जो स्तर है ये बोला जाता है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है कि टीचर और जो स्टूडेंट है एक दूसरे में जो है इक्वल मान्यता रखते हैं। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल होता है उसको हम उच्च श्रेणी का बोल सकते हैं, यानी कि इसमें बच्चे बिल्कुल सीख जाते हैं और उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। उनको एक समस्या दे दी जाएगी और उस पर उनको खुद को काम करना है। तो यही पूछा गया कि मुक्त वातावरण किस में होता है, तो मुक्त वातावरण होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि विमर्शी स्तर। तो 3rd इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पेपर को आप पूरा एक्सप्लेन करो। तो भाई पूरा एक्सप्लेन अगर हम करेंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इनके ऊपर आपको 1-1 1.5 घंटे की वीडियो बना दूं, जैसे टीचिंग की बना दूं, रिसर्च की बना दूं, जो ICT है अपना उसका, और जो ये DI वगैरह है, रीजनिंग है, ये तो हमारे पेपर के साथ चल ही रही है। पैराग्राफ हो गया, तो ये 4-5 घंटे की बनेगी, ये मैं बना दूंगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और आपको पसंद आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम क्या है। तो ये आपको पदानुक्रम दिए गए हैं। पहला है विभेदीकरण अधिगम, संकेत अधिगम, अवधारणा अधिगम, समस्या निदान अधिगम और नियम अधिगम। तो ये इनका पदानुक्रम लिखना है आपको। तो ये किसने दिए? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक गेने नाम के विद्वान हुए, उसने जो है अधिगम के 8 स्टेप दिए गए हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे नीचे जो सबसे पहला आएगा वो आएगा संकेत अधिगम। दूसरा आएगा SR अधिगम, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। सबसे पहले हमें संकेत मिला, उसके बाद में ही हम क्या करते हैं कि उसको पाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में 3rd पे क्या करेंगे, हम 3rd पे बनाएंगे श्रृंखला। और फिर क्या है, श्रृंखला के बाद में हम क्या करेंगे कि मौखिक जो है, मौखिक सहयोगी अधिगम करेंगे। और उसके बाद में हम करेंगे उनका विभेदीकरण। और फिर हम उसकी क्या बनाएंगे, अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट बनाएंगे उसका। फिर हम क्या करेंगे, नियम, उसका नियम बनाएंगे, यानी कि नियम अधिगम बनाएंगे। और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, यानी कि समस्या समाधान करेंगे। तो अभी इसका देखो सही अनुक्रम क्या बनेगा। तो सबसे पहले आएगा, हमें मिला संकेत। संकेत के बाद में क्या हुआ, अब देखो ये बिल्कुल 8 जो है ये सीक्वेंस में नहीं दे रखे। पहला पूछ लिया, अब SR थ्योरी तो इसमें दी नहीं गई। अब देखो समस्या समाधान सबसे लास्ट आएगा। अब देखो B सबसे पहले आएगा और D सबसे लास्ट आएगा। तो आप देखिए B सबसे पहले और D सबसे लास्ट, तो 1 से हमारा आंसर आ रहा है। तो A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले संकेत मिला, उसके बाद में SR थ्योरी इन्होंने दी नहीं, इन्होंने सीधा ही 4 नंबर का लिख दिया कि फिर क्या होगा कि विभेदीकरण होगा 5 नंबर पे, तो ये सेकंड पे आ जाएगा। फिर क्या है, फिर हमने अवधारणा बना ली तो ये 3 पे आ जाएगा। और फिर क्या है, नियम निर्णय, ये 4 पे आ जाएगा और ये 5 पे आ जाएगा। तो फर्स्ट
हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रकृति के प्रयोग पर लक्षित होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा होता है। अप्लाइड जो रिसर्च है वो, यानी कि अनुप्रयुक्त शोध होता है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति सुनिश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित और प्रोत्साहित करने में प्रभाविता लाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित कौन सा बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता है। तो जो भावात्मक बुद्धि है, यानी कि इमोशनल जो इंटेलिजेंस रिलेटेड है, यानी कि सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदेशनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकों का नेटवर्क अनुदेशनात्मक तकनीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तिगत विकास शिक्षा का लक्ष्य है तो कंप्यूटर एडिट शिक्षण अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो चाहे कुछ भी कर लो, अध्यापक की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। ए सही है और 2 गलत है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुजन उपागम का प्रयोग करने वाली शोध परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन अभिभावकीय भागीदारी, अभिवृत्ति तथा समस्याओं के अध्ययन पर जांच का भाग बन सकता है। तो 3 जो आपको बताना है त्रिभुवन, यानी कि इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से 3 उपागम आपको बताने हैं, जो क्या है अभिभावकीय भागीदारी, अभिवृत्ति और समस्याओं के अध्ययन पर जांच में भाग बन सकता है। तो सबसे पहला तो बन सकता है साक्षात्कार। क्या प्रेक्षण बन सकता है? बिल्कुल, प्रेक्षण को हम बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या टेस्ट यानी कि परीक्षा बनती है? नहीं। समाज मिति, ये भी नहीं। केंद्रित समूह चर्चा, ये बनती है। तो ए, बी और ई। चलिए देखते हैं ए, बी और ई, यानी कि फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव, कारण और प्रभाव आपको पता होना चाहिए कि कौन सी विधि में होता है। प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है। तो इसमें लाया जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यानी कि प्रयोगात्मक विधि। तो अब आपको इसके साथ साथ जो बाकी ऑप्शन है इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि एक्स पोस्ट फैक्टो, जिसको हम समयोत्तर विधि कहते हैं, ये क्या है कि कोई घटना घट चुकी उसके बाद में होता है। केस स्टडी क्या होता है, हम किसी एक पर्सन को मुख्य मानकर जो शोध करते हैं तो वो केस स्टडी होता है। ऐतिहासिक शोध क्या होता है, ऐतिहासिक शोध को हम एक प्रकार से जब एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है वो जब लंबे टाइम के बाद क्या है ऐतिहासिक शोध, जो ऐतिहासिक रिसर्च बन जाती है। ऐतिहासिक जो रिसर्च है इसमें हम फेरबदल नहीं कर सकते, क्योंकि भाई इतिहास है वो तो घटना घट चुकी, हम इसमें क्या फेरबदल कर सकते हैं। जो लंबे समय के बाद हम कोई रिसर्च करते हैं तो ऐतिहासिक होगी, और थोड़े से समय के बाद करते हैं तो समयोत्तर विधि होगी। तो आपको इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो आपको देख के आंसर इसका बनेगा सेकंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में शोध नैतिकता के उल्लंघन के पर्याप्त अवसर है।
तो शोध नैतिकता यानी कि जिसमें हमने रिसर्च की है तो उसमें हम किस में गड़बड़ी कर सकते हैं? क्या समस्या प्रतिपादन में कर सकते हैं? नहीं भाई, इसमें तो हम क्या करेंगे, आंकड़ों की व्याख्या हाँ इसमें कर सकते हैं कि जो डेटा है तो उसमें हम गड़बड़ी कर सकते हैं। तो एक तो हमारा बी हो जाएगा। क्या परिकल्पना निर्माण में कर सकते हैं? नहीं भाई, परिकल्पना निर्माण में हम क्या गड़बड़ करेंगे, परिकल्पना में तो वैसे ही गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ये तो एक प्रकार की सोच है। जिस तरह पौधे को क्या है, उगने से पहले हम जब बीज लगाते हैं तो उसकी कल्पना करने लग जाते हैं, हाँ ये इतना बड़ा होगा, इसके इस तरह फ्रूट लगेंगे। ये बात सच भी हो सकती है, ये बात झूठ भी हो सकती है, तो इसमें तो कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। चलिए आगे देखते हैं कि शोध परिणामों की जानकारी देना, तो इसमें भाई हम गड़बड़ कर सकते हैं, तो डी भी हो जाएगा। दूसरों द्वारा बनाए गए शोध साधनों का प्रयोग करना, तो इसमें भी हम गड़बड़ कर सकते हैं, तो बी डी और ई, बी डी और ई, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोध परिकल्पना एक अनुमानित कथन है जो अध्ययन की समस्या के निदान की दिशा में चरों के बीच संबंधों को अभिधारित करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। गैर संभावना प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया जनसंख्या प्रचालन के लिए सर्वोत्तम आंकलन है। तो भाई गैर, जो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होता है एक और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी, जो सैम्पलिंग के ये दो प्रकार है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना वाले में तो सब की जो इक्वल चांस रहते हैं लेने के, और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, हम पहले ही इनको सिलेक्ट कर रखा है। तो इसमें ये बोला गया है कि गैर संभावना यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी वाले प्रतिदर्श में प्रक्रिया जनसंख्या प्रचालन के लिए सर्वोत्तम है। तो ये सर्वोत्तम नहीं है, ये सर्वोत्तम है, क्योंकि इसमें हम क्या है, एक टाइप से लॉटरी सिस्टम का उपयोग करते हैं। तो लॉटरी सिस्टम में किसी का भी नंबर आ सकता है, तो इसमें कहा गया है कि गैर संभावना नहीं होगी। तो सेकंड हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए सही है और दूसरा गलत है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में शिक्षण व्यवहार के नीचे दिए गए गुणों के अनुसार किसको रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव क्या होता है, कक्षा में जब हम शिक्षण करते हैं तो शिक्षण के दौरान जो घटनाएं होती है, यानी कि जो रचनात्मक फॉर्मेटिव होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे में कोई कमी है उसको पता लगाना और उसको दूर करना। तो इसका फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या है कि छात्रों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्न पूछेगा। तो बिल्कुल पूछेगा, ये बिल्कुल सही है। छात्रों द्वारा प्राप्त की गई विशेषता के स्तर को अध्यापक विनिर्दिष्टित करेगा। तो विनिर्दिष्टित अध्यापक नहीं करेगा। प्रस्तुतिकरण के समय अध्यापक छात्रों को अनुबोध करवाता है तथा जांच करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और अध्यापक कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है, फिर छात्रों को देखकर प्रश्न पूछता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि देखता है कि बच्चों का लेवल क्या है, कौन सी क्लास के बच्चे हैं, तो उसके हिसाब से ही तो क्वेश्चन करेगा फिर टीचर। नेक्स्ट है कि अध्यापक निष्पादन निष्कर्ष को इंगित करता है और निर्णायक मूल्य बताता है। तो इसमें निर्णायक मूल्य नहीं बताता, निर्णायक मूल्य बताता है सम्मेटिव। तो ई गलत हो जाएगा। अब देखो ए सी और डी, ए सी डी, तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रोताओं द्वारा अवश्रवण किसकी ओर ले जाता है। तो चलिए देखते हैं। अवश्रवण का मतलब होता है कि पुअर लिसनिंग, यानी कि जो ढंग से ना सुने, तो वो किसकी ओर लेके जाएगा, ये पूछा गया था। ये लेके जाएगा अयथार्थ अनुमति की तरफ, अयथार्थ अनुमति, यानी कि थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। एक तरफ तो आपको लेखक दे दिए गए हैं, दूसरी तरफ संचार अवधारणा। अब अरस्तु ने किसकी बात की थी आपको ये बताना है। तो अरस्तु ने बात की थी वक्ता केंद्रित संचार। तो ए का 3। अब ए का 3 देखो कहाँ पे है, ए का 3 1 में ही है, तो 1 से हमारा आंसर आ गया। चलो फिर आगे मिलाते हैं कि सेनन और वीवर ने किसकी बात की थी। तो ऊपर से नीचे और रेखीय संचार की बात की थी इन्होंने। फिर है विल्बर ग्रेम सॉरी क्या है ये श्रेम, विल्वर श्रेम या विल्वर स्क्रोम, आप देख लेना ये क्या है। थर्ड का आएगा कि इन्होंने बात की थी वृत्तिक संचार की। और डेविड बर्लो इन्होंने बात की थी SMCR, यानी कि S का मतलब होता है संप्रेषण और M का मतलब होता है मैसेज संदेश, C का मतलब होता है चैनल और R का मतलब होता है रिसीवर। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षणिक प्रसारण चैनलों को चुनने वाले निम्नलिखित देशों के कालानुक्रम को चिन्हित कीजिए। शैक्षणिक प्रसारण चैनल के आपको कार्यक्रम बताने हैं। तो कार्यक्रम में सबसे पहले आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट आएगा, तो सबसे पहले आएगा बी। अब देखो ऑप्शन में, तो 1 से हमारा आंसर आ गया। फिर आएगा ग्रेट ब्रिटेन, फिर आएगा कनाडा, फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत सबसे लास्ट में आएगा। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन है कि अवाचिक संकेतों का मुक्त और असीमित प्रयोग कक्षा में शिक्षण के संप्रेषणात्मक पहलुओं को बढ़ाता है। तो वही असीमित प्रयोग, अनलिमिटेड, तो हर चीज़ की बुरी होती है। तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व कक्षा के वातावरण को जीवित बना देता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसको आप नेगेटिव में मत लेना कि जो टीचर है वो अच्छा सूट बूट और अच्छी जो स्मार्ट वॉच डाल के आ रहा है इसकी बातें की जा रही, ये नहीं। उसकी पर्सनैलिटी यानी कि वो बिल्कुल स्वस्थ दिखने वाला और एक्टिव होना चाहिए, ये बात इसमें कह रहा है। तो फर्स्ट गलत है और सेकंड सही है, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के यह परिणाम होते हैं। तो क्या परिणाम होंगे इसके, आपको ये बताना है। तो इससे क्या होगा, छात्रों से अध्यापक की बढ़ी हुई उपेक्षाएं होगी। तो ये बात नहीं है। फिर है कि अधिगम संतुष्टि अनुसरण के रूप में, तो ये बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि ए गलत है और बी सही है। तो अब हमें पता चल गया कि इन दोनों में से आंसर है। चलिए आगे देखते हैं कि अध्यापक के लिए बढ़े हुए प्रोन्नति के अवसर, तो ये एक नेगेटिव सी बात है, तो ये भी शायद नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं हम। डी दोनों में है, तो डी तो पक्का सही है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाना, तो डी बिल्कुल सही है। तो बी और डी। चलो आगे देखते हैं कि सकारात्मक अधिगम प्रतिफल। अब इन दोनों में आपको देखना है कि सी और ई में कौन सा सही लग रहा है। तो सी से तो ई बहुत ज़्यादा सही है। तो देखो बी, डी और ई, बी, डी और ई, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले 3/8 लिख दिया, फिर क्या करोगे 1/12, इन सबको इकट्ठा लिख दिया। अब इन दोनों को काट दो, तो ये कटेगा
4 दूनी 8 और 4 तिये 12। अब आगे देखो 3/2 गुना क्या आएगा 3/1। इनको आपको पलट के लिखना है। तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 तिये 9 और 2 एकम 2, तो 9/2, तो फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव, संजीव और विजय ने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। चलो जी, ले लिया भाग, जिसकी कुल दूरी कितनी थी 1500 मीटर थी। ठीक है। फिर है राजीव ने संजीव को 30 मीटर से पीछे छोड़ा, 30 मीटर से छोड़ा, यानी कि वो 1470। फिर है कि जबकि विजय को 100 मीटर से पीछे छोड़ा तो इसका आ गया 1400। तो कुल आगे क्या है, कुल दूरी की प्रतियोगिता में संजीव विजय को कितनी दूरी से पीछे छोड़ता यदि दोनों ने पहले जैसी दौड़ की होती। तो इसका आएगा 1500 गुना 1400/1470। अब आप इन सबको काटोगे तो आपका आएगा 1428.6। अब 1428.6 को क्या है 1500 में से आपको माइनस करने। जब आप इनको माइनस करोगे तो 71.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई जानते हैं तो तीसरी भुजा की लंबाई नहीं निकाली जा सकती। क्यों नहीं निकाली जा सकती भाई? जब हम 2 की जानते हैं तो तीसरे की तो इजीली निकाल सकते हैं, और ये बोल रहा है कि नहीं निकाल सकते, तो फर्स्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये तो आपको पता ही है कि इसका जो कोणों का योग है ये 60-60 का होता है, तो 180 ये बिल्कुल सही है। तो ए असत्य है और दूसरा सत्य है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिन्हों का आपस में स्थान परिवर्तन यानी कि आपको जो इनका स्थान है उसको चेंज करना है। चेंज करने से दिया गया समीकरण सही हो जाता है। इसके अंतर्गत 4 विकल्पों में ऐसा विनिर्दिष्टित है कि समीकरण में चिन्हों का जैसे ही अंतः परिवर्तन किया जाएगा समीकरण सही हो जाएगा। तो सही विकल्प चुनिए। अब देखो ये आपको दिया हुआ है और इनको जब आप जोड़ माइनस प्लस जो भी करोगे तो इसका 12 होना चाहिए। अब आपको स्थान चेंज करना है। तो स्थान किसका चेंज करोगे? आप करोगे कि जो प्लस वाले को तो प्लस ही छोड़ दोगे, जो भाग है उसको क्या करोगे आप माइनस कर दोगे, और जो माइनस है उसको आप भाग कर दोगे। तो आपने ये बना लिया इसका। अब देखो 9 और 5 14, लेकिन हम पहले क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास में हम क्या करते हैं पहले भाग करते हैं। तो इसको हम भाग करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब देखो 9 भाग में 5 -4 और गुणा 1/2, इन दोनों को हमने काट दिया तो ये आ गया 2। अब देखो 9 और 5 कितने होते हैं 14 -2 तो बराबर 12। तो हमें क्या करना है भाग वाले को माइनस और माइनस वाले को भाग करना है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित श्रेणी में से विजातीय अंक चुनिए, यानी कि जो अलग है उसको आपको चुनना है। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है 1,
फिर उसके बाद में दिया हुआ है 5, तो 5 के लिए हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे पहले, और उसके बाद में क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 क्या होता है 5, तो अगला नंबर आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब 5 को जब 3 के स्क्वायर के साथ करेंगे तो आएगा अपना 14। फिर इसी तरह क्या करेंगे, 14 को आगे ले आएंगे और फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 30, और उसके बाद में क्या करना है, 30 को यहाँ लेके आना है, और 5 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 25 और 30 होते हैं 55, और इसी तरह क्या है आगे 55 को यहाँ लेके आओ आगे, और फिर क्या करो 6 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 91। अब पूछा गया कि अलग क्या है, तो अलग देखो इसमें 5, 14, 30, 35 और 55 और 91 आना चाहिए, लेकिन ये 50 दे दिया तो 50 सबसे अलग है, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटा कृष्णदत्ता या तो दिन में खाता है अथवा रात में। मोटा कृष्णदत्ता दिन में नहीं खाता, अतः मोटा कृष्णदत्ता क्या है, रात में खाता है। तो इसका हमने क्या किया है, अर्थ लगाया है कि वो मोटा कैसे है, अगर वो दिन में नहीं खाता तो रात को खाता होगा, तभी तो वो जीवित और मोटा है, वरना मोटा कैसे रह सकता था। तो निहितार्थ यानी कि हमने इसका क्या किया है, अर्थ लगाया है, तो अर्थपति या निहितार्थ यानी कि फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी क्या है, ए और बी, आपको इनको ऐसे लिख देना है, ए और बी क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और हॉकी खेलते हैं। ये सेम बी भी यही खेलता है। और फिर क्या है कि जो ए और बी तो ये दोनों खेलते हैं, अब क्या है कि बी और सी क्या खेलते हैं, हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं। सी और डी क्या करते हैं, बैडमिंटन, टेनिस खेलते हैं। डी और ए क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एक तो क्रिकेट खेलते हैं और टेनिस खेलते हैं। अब दिया क्या गया है कि निम्नलिखित में से सी क्रिकेट नहीं खेलता, तो देखो क्या सी क्रिकेट खेलता है, तो सी कहीं पे भी नहीं लिखा, ये राशि सी हॉकी खेलता है, बैडमिंटन खेलता है और टेनिस खेलता है, यानी कि क्रिकेट नहीं खेलता, तो ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बी और डी दोनों टेनिस खेलते हैं, तो अब देखो बी कहाँ है, बी और क्या दिया हुआ है, बी और डी दोनों टेनिस खेलते हैं। बी देखो टेनिस खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, लेकिन टेनिस नहीं खेलता, तो बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए क्या है, ए फुटबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन खेलता है, ए क्या है, फुटबॉल भी खेलता है। अब क्रिकेट देखो, क्रिकेट भी खेलता है, और क्या है, बैडमिंटन, ए बैडमिंटन नहीं खेलता भाई, टेनिस खेलता है, फुटबॉल खेलता है और क्रिकेट खेलता है, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलता, तो सी भी गलत हो जाएगा। ए, बी और डी क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट। अब डी देखो, डी फुटबॉल और क्रिकेट, तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो ए और डी
बी के अतिरिक्त सभी टेनिस खेलते हैं। अब बी के अतिरिक्त देखो, क्या ए टेनिस खेलता है? ए टेनिस खेल रहा है। डी भी खेल रहा है, तो बी तो टेनिस नहीं खेल रहा भाई। चलो अब हम देखते हैं कि ए और डी हमारा बिल्कुल सही आया, तो ए और डी, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ से पीछे से पढ़ो कि ए खालिस्तान दे दिया आई ओ यू, तो आपको पता होना चाहिए ये वॉवल्स दिए हुए हैं, तो ए के बाद में क्या था? ए ई आई ओ और यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं, तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी कि ये आज का दिन है, ये कल है, इससे पहले का दिन क्या बोल रहा है कि शुक्रवार था, तो आज क्या है? आज है संडे। तो आने वाले कल के पश्चात, यानी कि आने वाले कल हो गया सोमवार, कल के पश्चात के दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा? तो कल के बाद में क्या आएगा? कल के बाद यानी कि सोमवार और मंगलवार हो गया, और उसके बाद में क्या पूछा गया है कि उसके बाद में तीसरा दिन कौन सा होगा? तो मंगलवार के बाद में देखो बुध, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो देखो शुक्रवार, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। छिपकली किस में आती है? सरीसृप में आती है। उसी प्रकार क्या आएगा कि गरुड़ क्या आएगा? पक्षी में आएगा, तो ए का 3। टेनिस का जिस तरह संबंध कोर्ट से है, उसी तरह क्या है स्केटिंग का रिंग से है। फिर है सांड का अपोजिट क्या होता है कि इसका स्त्रीलिंग होगा गाय, तो उसी तरह होगा जादूगर का जादूगरनी। वनस्पति विज्ञान पौधा है, उसी प्रकार क्या है हेमेटोलॉजी क्या है रक्त से संबंधित है, तो ए का 3, बी का ए, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डीवीडी रोम है, डीवीडी रोम क्या है आपको ये बताना है। तो डीवीडी रोम क्या होता है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया होता है जिसमें केवल एक बार ही लिखा जाता है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब आपको सही बताना है कि कैच मेमोरी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। चुंबकीय मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। फ्लैश मेमोरी वोलेटाइल होती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। रैम वोलेटाइल होती है, तो ये सही है, यानी कि ए और डी सही है। अब देखो ऑप्शन में, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिसाइकिल बिन विंडोज़ यानी कि ओएस में ऐसा क्षेत्र है जहां किस से हटाई गई फाइलें रहती है। तो रिसाइकिल बिन में जो हम हार्ड डिस्क से जो फाइल हटाते हैं वो उसमें रहती है, तो हार्ड डिस्क यानी कि ए, तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम कम से अधिक के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरीज के सही
क्रम की पहचान कीजिए। यानी कि जो सबसे कम टाइम और फिर उससे ज़्यादा लेती है। तो सबसे कम टाइम लेता है सबसे पहले रजिस्टर्स, तो ए देखो 2 में दिया हुआ है ए। फिर लेता है कैच मेमोरी, यानी कि डी आएगा, और फिर मेन मेमोरी, और फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो अब देखो ए के बाद में डी और फिर बी और लास्ट में आएगा सेकेंडरी मेमोरी सी। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कथन दिए गए हैं। तो किसी 3 अंकों वाले दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की संख्या 10 है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं कि किसी डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को बिट्स या बाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जहां 1 पेटाबाइट 2 पावर 50 बिट्स के बराबर होती है। ये बिट्स के बराबर नहीं होती, ये क्या है, बाइट्स के बराबर होती है। तो इसमें बिट्स लिखा हुआ है, तो ये सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। तो ए सत्य है और दूसरा गलत है, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पास विशाल थोरियम के भंडार है, जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है। थोरियम भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? केरल समुद्र के तटीय बालू में। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान कीजिए। यानी कि आपको इसमें क्या बताना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 दिए गए हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। तो अब देखो, पहला है कि उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, ये बिल्कुल सही है। भूजीवन, ये भी बिल्कुल सही है। मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, ये तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में था, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। पर्यावरणीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करना, तो ये भी MDG में था। असमानता, तो ये बिल्कुल असमानता की कमी करना, यानी कि असमानता, ये आधा क्वेश्चन दिया हुआ है, असमानता की कमी आना था। A, B और E, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को भी कथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। तो पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल के नहीं होते, डीजल के ज़्यादा हानिकारक होते हैं। पेट्रोल के ज़्यादा हानिकारक होते हैं डीजल की बजाय, लेकिन इन्होंने उल्टा बोल दिया कि मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पेट्रोल वालों के ज़्यादा हानिकारक होते हैं। डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अंतर्भूत रूप से काफ़ी कम होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ए गलत है और दूसरा सही है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो देखो, सौर तालाब, अभिकथन क्या कह रहा है कि सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडार करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब इन दोनों के बीच में आप क्योंकि लगाओ, क्योंकि सौर तालाब में निश्चित प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। तो इसलिए क्या है, सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते थे। ये बिल्कुल इसकी सही व्याख्या है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसका योगदान सबसे कम रहा। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसका योगदान कितना है, तो उसमें था कि परिवहन का सबसे कम है, और अगर सबसे ज़्यादा पूछते तो उपयोगिता यानी कि विद्युत और तापोत्पादन है, इसका सबसे ज़्यादा है। तो सबसे कम पूछा गया है तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम क्या है। तो सबसे ज़्यादा जो अनुसंधान पत्र होते हैं चीन में, तो सबसे पहले आएगा बी। तो अब देखो बी 3 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में आएगा भारत, और फिर आएगा भारत के बाद में आएगा रूस यानी कि डी, और फिर आएगा सी। तो अब देखो BADC, तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय का ई शोध सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध करवाता है। तो क्या उपलब्ध करवाता है? ई जर्नल्स। तो सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित था। तो गंगा नदी के तट पर था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क यानी कि NSQF के अनुसार स्नातक BOC डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम जो है कार्य के क्रेडिट्स पूरा करना अपेक्षित है। तो कितने क्रेडिट्स करना? 180 क्रेडिट्स करना। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MHRD भारत सरकार की योजना ARIIA का पूर्ण रूप यानी कि आपको ARIIA की फुल फॉर्म बतानी है। तो ARIIA की फुल फॉर्म होती है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ दिया गया है, तो आप ये वीडियो रोक के पैराग्राफ देख सकते हैं। पैराग्राफ में फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कोई छात्र जो कक्षा में निरंतर अच्छा नहीं करता तो क्या होगा? अच्छा नहीं करता तो स्कूल में अधिगम सफलता की आशा नहीं करेगा। तो फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्र के नकारात्मक मूल्यांकन का क्या अनुमानित प्रभाव होगा। तो वह अपना ध्यान क्या है? अन्य क्षेत्रों में सफल होने की ओर लगाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी छात्र के शैक्षिक निष्पादन के सकारात्मक मूल्यांकन से वह क्या होगा कि भविष्य में भी बेहतर निष्पादन करेगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई छात्र कम सक्षम माना जाता है तो क्या परिणाम होगा। तो वह ऐसा महसूस करने लगता है कि उसकी क्षमताओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ए नहीं होगा इसका। जब कोई छात्र क्या है कम सक्षम माना जाता है तो क्या परिणाम होगा उसका। तो इसका परिणाम होगा सी और डी यानी कि थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल के अन्य लोग उसकी क्षमताओं को क्या है वास्तविक
क्षमता से कम मांगते हैं और वह अपने व्यक्तिगत संसाधनों और गैर शैक्षणिक जो है क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कि इस अनुच्छेद का सारांश क्या है। तो इससे क्या है कि उसे सफल शैक्षिक निष्पादन के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा पेपर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर इन वीडियोज़ में कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।